बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूब कहा है, तो क़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमां में। नहो नौमीदी ज़वाले इल्म व इरफा है, उम्मीद मर्द मोमिन है खुदा के राज़दार। आज हम IT के शहर बेंगलोर में मौजूद हैं, एक ऐसा शहर जिसने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया। और इसी शहर में ऐसे जियाले भी मौजूद हैं जिन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उम्मत मुस्लिमा को भी आगे बढ़ाने की कोशिश की। फॉल्कन ग्रुप ऑफ एजुकेशन ने न सिर्फ बेंगलोर में बल्कि पूरे कर्नाटक में अपने स्कूल, कॉलेज और क्लासेस के जरिए तालीमी मैदान में इंकलाब बरपा किया। आज हमारे दरमियान डॉक्टर अब्दुल सुभान मौजूद हैं, जो फॉल्कन ग्रुप ऑफ एजुकेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर। सुभान भाई, आज खुशी की बात है कि आप हमारे साथ मौजूद हैं और हमारा शो जो है वॉक एंड टॉक में आज हमारे मेहमान खुसूसी। फॉल्कन ग्रुप, इसका आगाज ही मैंने अल्लामा इक़बाल के शेर से किया कि उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवान। तो उक़ाब फॉल्कन को आपने अपने इंस्टीट्यूशन का सिंबल बनाया है और ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे खित्ते में इल्म की रोशनी जो है वो फैलती है। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ी सी अपनी जर्नी के बारे में। सबसे पहले मईशत मैगज़ीन का और मईशत का जो चैनल है उसका मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी इस छोटी सी जो कोशिश है उसको पहले तो नोटिस किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसको स्टडी करते हुए आज यहाँ पे आए हैं। ये मेरा एक्चुअली जो भी इनिशिएशन हुआ, जो भी कोशिशें हुई, यहीं से शुरुआत हुई। ये वो प्लेस है जहाँ पे मैं ठहरा हुआ हूँ। यहाँ पे मैं 2014 में एक प्रोग्राम करने के लिए करीब एक फंक्शन हॉल आया था, जहाँ पर मुझे शहर बेंगलोर के कुछ ख़ास लोग मुझे फेलिसिटेट कर रहे थे कि बहुत यंग एज में मैं उस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में था। मैंने तालीम UK से हासिल की थी और अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज डूइंग रियली गुड। तो मुझे फेलिसिटेशन हो रहा था कि आई एम डूइंग सो गुड इन सच ए यंग एज। एक साहब ने कहा कि साहब आप कब तक बेंगलोर में हैं? मैं कहा कि मैं आज शाम निकल रहा हूँ, दिल्ली जा रहा हूँ। बोला नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप कुछ आज शाम हमारे साथ थोड़ी देर लिए गुजारें, आपको हम कुछ दिखाना चाह रहे हैं। तो वो साहब मुझे आए इस घनी आबादी वाला शहर बेंगलोर का, ये शिवाजी नगर जो सेंटर है, यहाँ पे मुसलमानों की बहुत घनी आबादी है और वो मुझे इन गलियों को ले जाके दिखा रहे थे कि एक स्कूल है इसके करीब नज़दीक। वो बता रहे थे कि स्कूल में जो उर्दू मीडियम स्कूल है, जो एडेड स्कूल है, वहाँ पे बच्चे कुछ नाम के कुछ बच्चे हैं जो सिर्फ इसलिए एक बस जाती है किसी अर्बन स्लम को ताकि बच्चे यहाँ पे आ पाएँ और स्कूल नाम के लिए पेपर पे चल पाए ताकि टीचर की सैलरी आ जाए। मैं शॉक हो गया कि क्यों नहीं आते बच्चे। तो बताया गया कि यहाँ पे पढ़ने का रुझान नहीं है, मुसलमानों के अंदर पढ़ने का रुझान नहीं है। बच्चे यहाँ पे खुश हैं अब्बा के साथ काम पे जाके, छोटी छोटी दुकान फुटपाथ पे बैठ के जो लोग व्यापार करते हैं उसमें खुश हैं। मैं बहुत शॉक हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह दैट वाज अ वेरी मोमेंट। यहाँ से शुरुआत हुई। ये बहुत कचरे वगैरह थे आपने पूरे शिवाजी नगर का पूरा कचरा यहाँ पे गिरता था। यहाँ से वो कचरा का शुरुआत होती, पूरा रोड के उस तरफ तक कचरा होता, यहाँ से लोग गुजर नहीं सकते थे। पूरा एरिया ये पूरा कचरे से भरा होता था। यहाँ इस एरिया से गुजरना बहुत सबसे बदबूदार एरिया होता था, लोग परेशान होते थे। और मैं यहाँ से लब्बैक कहा क्योंकि एक बिल्डिंग मिली। ये जो बिल्डिंग थी ये करीब 1990 में शायद बनी हुई थी, लेकिन ये कचरा और हालात ऐसे थे कि लोगों को महसूस हुआ कि यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते, इसीलिए उन्होंने इसको बंद कर दिया। यहाँ पे कुछ छोटे मोटे फंक्शंस होते थे और ये एक्टिविटीज़, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ यहाँ पे बंद हो गई थी और तब हमने यहाँ पे शुरुआत की। अभी भी देखते हैं, अभी भी गुंजान आबादी दिखेगी अभी आपको। और ये जब मैं आया था यहाँ पे ट्रस्ट की बहुत बड़ी बिल्डिंग है जी। नहीं, ये पहले से 1990 में तामीर हुई थी बिल्डिंग है, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा था। जब हमने इसको लिया ये बिल्कुल बंद हो गई थी। सैनिटरी का प्रॉब्लम, कई ऐसी चीज़ें थी, बहुत चैलेंजिंग टाइम था। तब इसको शुरू हुआ, एक स्कूल शुरू हुआ हमारा कोचिंग सेंटर प्रोग्राम, जहाँ पे हम सिविल सर्विसेज एकेडमी शुरू किए
पूरे कर्नाटक और पूरे इंडिया से बच्चों को खाना पीना रहना हर चीज़ के साथ यहाँ पे लेके आते। और 11th एंड 12th की एकेडमी शुरू हुई, नीट की एकेडमी शुरू हुई, और यहीं से बिल्कुल कोई वसाइल ज़्यादा नहीं थे। ये बिल्डिंग मैं इसलिए लिया क्योंकि मुझे 2 महीने का हॉलीडे मिला था किराए का, इसीलिए बिल्डिंग लिया। मैं दूसरा कोई मकसद नहीं था कि मेरे पास पैसे नहीं थे, कोई वसाइल नहीं थे, पर मैं कुछ करना चाहता था। वालिद ने कहा कि भाई हम तो तुम सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि तुम पागलपन कर रहे हो, क्योंकि इतना पढ़ा के हमने तुमको लंदन भेजा, हमने क्या क्या ख्वाबें देखे थे, अब तुम क्या ये इंस्टीट्यूशन शुरू करना चाह रहे हो। लेकिन बरकत अल्लाह की बरकत हुई, यहाँ से शुरुआत हुई। हम इंशाल्लाह देख सकते हैं यहाँ पे आज जहाँ पे मेरा ये ताहा एजुकेशनल ट्रस्ट जो है, हाँ ये उसकी पुराना ट्रस्ट है। 1990 में उनकी बिल्डिंग मैंने ली थी। यहाँ पे आज मेरे सिविल सर्विसेज एकेडमी, पूरी रेसिडेंशियल है। हाँ रेसिडेंशियल एकेडमी है यहाँ पे बच्चों का डाइनिंग एरिया है। जी जी, बच्चे वजू करते हैं, मस्जिद उसके पीछे है। तो ये जो इंस्टीट्यूशन है आपका रेसिडेंशियल है, फुल्ली जो है सिविल सर्विसेज के लिए है या फिर और भी? यहाँ पे 100% बच्चे पूरे इंडिया भर से लाए जाते हैं जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहता है। उनका यहाँ पे रहना, उनका खाना, उनका तमाम तर फैसिलिटीज़ यहीं पे उनकी एक 4 दीवारी में बनाई गई है, एक दुनिया बनाई गई है। और नीट की एकेडमी भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे चलती है। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे दीज आर अवर civil servants, aspirants. They have come from across India. We have got with us from Maishat Delhi, from Bombay, Mr. Danish. How are you all? Yes, yes. So, can we have anyone? You are from? Tumkur, Karnataka. हाँ, Rajasthan. Rajasthan. From Rajasthan. From God's own place, Kerala. Huh? You are also from Kerala. यूपी से आप यहाँ आए जी। कश्मीर वो तो आपने पूरे इंडिया को यहाँ पे जमा करने की कोशिश की। देखिए, हिंदुस्तान की ख़ास बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं कल्चर देखता हूँ, एक कोई डिफरेंस है, ज़बान का डिफरेंस है, कोई फीलिंग नहीं है, और सब लोग यहाँ पे जुड़े हैं एक मकसद से, ये कि हर किसी की ज़िंदगी का एक मकसद है, वो मकसद उनका कैसे पूरा हो। मैं कल भी बच्चों से सबसे बात यही कर रहा था कि दे आर ऑल हियर टू इंश्योर दैट इन देयर लाइफ्स जो उनके ख्वाब है वो पूरे कैसे हो। और हमारी कोशिश ये है कि वी जस्ट वांट टू फैसिलिटेट देम इन अचीविंग दैट। ये बिल्कुल उनके लिए ये पूरा 24/7 उनकी लाइब्रेरी है। यहाँ पे उनका इंटरनेट फैसिलिटीज़ होती हैं, बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं। ये पूरे ऑलरेडी प्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स हैं, इनको अलग से कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, फिर भी इनके साथ मेंटर्स रहते हैं। So we guide them to the techniques what work during the exam, creating strategies for prelims and mains. We also personally mentor them as to what they are studying on a daily basis and how their performance are being tested, and we evaluate them and we assess their performances based on their marks, etc. The productivity is more compared to sitting at home and studying, and the माहौल इधर create होता है ना, वो बहुत important है। हर स्टूडेंट के लिए सेपरेट अगर मेंटर्स के साथ बैठ के डिस्कस करना है, कोई चीज़ सीखना है, समझना है, कोई गलती हो रही है, तो दे गेट ए सेपरेट डिस्कशन रूम उनके लिए। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आप? शायद हैदराबाद से हैं? हाँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं। येस्टरडे आल्सो ही गॉट ए प्राइज फॉर डूइंग रियली गुड। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लग रहा है? व्हाट इज इट, हाउ डू यू फील? I'm feeling very good, sir. IS Academy का सेक्शन है, उसमें आप एज अ बेंचर जो है जी सर, जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आपने पूरे बच्चों का सिलेक्शन कैसे किया? जी पहले तो मैं आप इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ मेरे को। आई एम जमीर अहमद, आई एम फ्रॉम आंध्र प्रदेश and I have cleared UPSC prelims twice, given 2 times mains and other state examinations also. Basically यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया ऐसा था कि हम मेंटर्स और जो यहाँ के प्रोग्राम मैनेजर नदीम सर थे, हम सारों ने मिलकर इंटरव्यू लेते थे बच्चों का। अच्छा। ये पहले जो हमारे कॉन्टैक्ट थे जो हजाउस के, जामिया के, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स इंडिया के थे, वहाँ के बच्चे जो ऑलरेडी वहाँ पे ट्रेंड है ऑलरेडी, तो उनका हम फिर पर्सनली इंटरव्यू लेके उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से इवेल्यूएट करके हम उनको सिलेक्शन, हम एक कमेटी 3 जनों की बैठती थी, हम तीनों के कंकरेंस से सिलेक्शन क्राइटेरिया होता था।
तो इसके हिसाब से हम ऑलमोस्ट 25 to 28 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करके अभी अकोमोडेशन दे रहे हैं, विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट अकोमोडेशन एंड फूड एंड फ्री वाईफाई फैसिलिटीज़ एंड ऑल्सो सम काइंड ऑफ लाइब्रेरी, जो बुक्स ऑलरेडी एनसीईआरटी जो बेसिक चीज़ें ज़रूरी है यूपीएससी के लिए वो ऑलरेडी यहाँ पे मैनेजमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ऑल ओवर इंडिया से बच्चों को आपने यहाँ पे किस तरह से इन्वाइट किया? जी सर, वही तो हम जो हमारा मेंटर का जो सर्किल है वो हम ऑलरेडी ऑल इंडिया वाइड हम रह चुके हैं, मतलब दिल्ली में, सूरत में, मुंबई में हम रह चुके थे, तो हमारा एक नेटवर्क है, सर्किल है हमारा। ऑलरेडी वी नो पीपल फ्रॉम ऑल अक्रॉस द कंट्री, फ्रॉम कश्मीर टू केरला। सो हम उसके हिसाब से जो हमारे नेटवर्क में थे कि जो बच्चे अच्छा पढ़ते हैं, जो हमारे निगाह में थे, हम उनको ही पकड़ के फिर उनका एक बार इंटरव्यू करें कि हाँ फिर अब उनका अभी कैलिबर अभी बाकी है क्या नहीं। व्हेन यू आर सेटिस्फाइड कि हाँ अभी ये बच्चों में वो मोटिवेशन है, कैलिबर है, उनके अंदर जज्बा है, तो फिर वही कैंडिडेट्स को हम सेलेक्ट करके यहाँ प्लीज। एक चीज़ और है कि जो भी तैयारी करते हैं बच्चे जी सिविल सर्विसेज की, अगर वो क्वालिफाई नहीं कर पाते जी, और फिर वो बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, ऐसे सिचुएशन से निकालने के लिए अभी से क्या तैयारी कर रहे हैं आप? यूपीएससी ऑब्वियसली बहुत अनसर्टेन फील्ड है सर, क्योंकि कंपटीशन ऑल ओवर द कंट्री सिर्फ 0.01% इसका सक्सेस रेट है यूपीएससी में। तो हम इसके लिए ये भी इंश्योर कर रहे हैं कि नॉट ओनली फॉर यूपीएससी, अब यूपीएससी की अगर कोई बच्चा अगर तैयारी कर चुका है तो द स्टेट एग्जामिनेशंस एंड अदर जो सेंट्रल एंड जो अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ एग्जामिनेशंस है उसके लिए आसान हो जाते हैं। तो हम उनके लिए ये भी मोटिवेट करें कि आप सिर्फ यूपीएससी के लिए ही नहीं, अगर यूपीएससी को अगर तैयारी कर रहे हैं आप तो दूसरे भी आपके पास एवेन्यूज है, अपॉर्चुनिटीज है अगर क्रैक करने के लिए। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में ऐसा होता है कि सर उनको सिर्फ यूनिडायमेंशनली प्रेशर किया जाता है कि यूपीएससी ही पढ़ना है, दूसरा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, विच इज़ आई थिंक ए काइंड ऑफ रॉन्ग स्ट्रेटेजी। आप जो बोल रहे हैं उसका शिकार हो जाते हो। अगर यूपीएससी में सक्सेस रेट नहीं होता तो बहुत एकदम डिप्रेशन में चला जाता है, उनको लगता है कि उनकी लाइफ मीनिंगलेस है। तो हमको ऐसा नहीं करना है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।